हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हैज़ रिसेंटली क्रॉस हाउ मच। तो अभी जो हाल ही में जो इंडिया का जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना हो गया है। तो अभी हाल ही के एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या पावर मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि लगभग 589 गीगावाट एनर्जी जो इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप किया है। किसने? तो इंडिया ने। तो टोटल कितना हो गया? तो 500 गीगावाट क्रॉस कर गया है हमारा जो हमारे इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा 500 गीगावाट हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि जो ये डाटा कब तक है। तो 30 सितंबर 2025 को जो अगर हम बात करें कि कितना हो गया है, तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है लगभग 500 गीगावाट के आसपास के। टोटल कितना है? 500.89 गीगावाट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि COP26, आप लोग जानते हो कि पंच अमृत गोल जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, पीएम मोदी ने दिया था कि पंच अमृत गोल, पंच अमृत, जिसमें कहा गया था कि हम लगभग अपने जो इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी है, अपने जो कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करेंगे। जो हम लोग लगभग कितने का टाइम मिला था? 2030 तक हमें 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से लेना था, हमें एनर्जी पावर जनरेशन को डेवलप करना था। बट इंडिया अभी 5 साल पहले ही इस चीज़ को क्रॉस कर जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 200 जो है मार्च तक कितना था, तो 249 गीगावाट था। अभी अगर बात करें कि 30 सितंबर तक कितना होगा? 580 होगा। अगर इसी को हम लोग बाइफरकेट करके अगर चलें, ब्रेकअप करते हैं कि पावर कैपेसिटी कैसे रहा है, तो नॉन फॉसल फ्यूल जो फ्यूल रिसोर्सेस है वहाँ से अगर बात करें, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, तो इससे लगभग 256.09 गीगावाट जो एनर्जी हम लोग जनरेट किए हैं, पावर जनरेट किए हैं, जो कि 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी है। कि 50% ऑफ के जो टोटल कैपेसिटी उसके है, तो मतलब कि जो हमारा टारगेट था कि 50% जो हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी से हमें पावर को जनरेट करना है, तो वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है। वहीं अगर फॉसल फ्यूल यानी फॉसल फ्यूल की अगर बात करें, जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन चीज़ों से हम जो पावर जनरेशन करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि फॉसल फ्यूल पे है। तो ये लगभग कितना है? 244.80 गीगावाट है, जो कि 49% के आसपास है। वहीं अगर रिन्यूएबल एनर्जी को ही इसमें बाइफरकेट करें, तो इसमें आता है सोलर पावर कितना है? 127.33 गीगावाट है। और विंड पावर देखेगा तो 53.12 गीगावाट के आसपास इतना है। तो ये मेजर दो है, सोलर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद विंड पावर आता है, उसके बाद जो आपका हाइड्रो आ जाएगा, न्यूक्लियर आ जाएगा, ये सारे पावर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। अगर यहीं पे अगर मेंस पॉइंट से अगर हम बात करें, तो मेंस पॉइंट से देखिएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव को प्रमोट किया है, तो इसको देख लेते हैं। PLI स्कीम, PLI स्कीम मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसमें क्या हुआ कि जी हमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर जो सोलर पावर जो मॉड्यूल्स वगैरह बनते हैं, उसे हमें इंडिजिनसली डेवलप करना है, कि हमें विद इन हमारी कंट्री इसको डेवलप करना है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो इम्पोर्ट है, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है हम दूसरे कंट्री पे, जहाँ तक कि हम लोग ज़्यादा देखें तो क्रिटिकल मिनरल के लिए जो जैसे सोलर पैनल वगैरह जो बनाए जाते हैं, उसके लिए हम लोग मैक्सिमम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये इससे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाया गया। फिर PM कुसुम योजना है, जिसमें क्या किया गया है कि वो ग्रिड कनेक्टेड किया गया है सोलर पावर प्लांट को, जिससे कि जो एग्रीकल्चर पंप जो है उसको सोलर सिस्टम से कनेक्ट किया जा सके।
फिर है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसका भी टारगेट है कि 2030 तक हमें लगभग 5 ट्रिलियन जो टन है ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। इसके लिए अलग अलग जगह पे आपका जो पावर प्लांट वगैरह लगाया जाए, जैसे कि अभी हरियाणा में लगाया गया है, गुजरात में लगाया, तो अलग अलग जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अपलोड किया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसमें क्या हुआ कि H2O का जो हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है इसका यूज करेंगे। क्या है इसका जो हम करेंगे, इसमें जो वाटर वगैरह है उसको करेंगे और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उससे ये चीज़ हम जनरेट करेंगे। फिर एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए कि जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो लार्ज स्केल पे किया जाता है उसके लिए हम पावर जनरेशन को इम्प्रूव करें। फिर एक है आरपीओ ऑब्लिगेशन। आरपीओ मतलब कि जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम मतलब जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उनका जो परसेंटेज कहे कि हमें जो एक मिनिमम परसेंटेज जो है हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से लेना होगा। इस तरीके से हम आप ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। वही देखें कि इसके अंदर क्या क्या इशू आती है, तो ग्रिड और जो स्टोरेज की दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वेरिएबल इनपुट है और अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जो अगर मान लीजिए कि सोलर लाइट अगर प्रॉपर वे में नहीं आ पाया तो सोलर एनर्जी से हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, क्या वेदर कुछ चेंजेस आ गया, मौसम चेंज हो गया, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। फिर ट्रांसमिशन जो बोटलनेक है कि अगर हम बात करें कि सोलर प्लांट जो है ट्रांसमिशन लाइन जो देखते हैं तो बनाने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो ये एक कंसर्न है। फिर फाइनेंशियल रिस्क है कि इन सेक्टर में अगर अभी बात करें तो यहाँ पर जो है जो फाइनेंशियल जो डिस्कॉम कंपनी वगैरह है ये बहुत ही वीक है। इनका हालत जो है अब आए दिन न्यूज़ में देखते हो कितने का घाटा लगा, इस लगा, तो फाइनेंशियल का इशू है। फिर इंपोर्ट डिपेंडेंस, जैसे पहले हमने बताया कि सोलर जो मॉड्यूल जो बनाए जाते हैं कि ये क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम अदर कंट्री पे डिपेंड रहते हैं, और लगभग मोर देन जो 70 to 80% है हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल के लिए। लैंड पॉलिसी और डिले लैंड एक्वाइजेशन एक बहुत बड़ा हर्डल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर इंडिया के अंदर, तो इस चीज़ ये भी एक मेरा मेजर कारण हो सकता है। आप वे फॉरवर्ड में वही देखिए, स्टोरेज इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहिए और पॉलिसी में स्टेबिलिटी लाना चाहिए। तो ये सारे आपके एक क्वेश्चन हो जाएंगे जो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप मेंस और पीटी दोनों को आंसर को आप टैकल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में जो वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जो एनिवर्सरी मनाया गया है 31 अक्टूबर 2018 को, तो ए ऑप्शन है 100th, एक बी ऑप्शन है 125वां, सी ऑप्शन है 150th और डी ऑप्शन है 175वां। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, जो सी, अभी हाल ही में जो 150वां वर्षगांठ इनके जन्मदिन का मनाया गया है। तो देख लेते हैं, 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, कब, 1875 के अंदर हुआ था। और जो 18 एक मिनट इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा अभी कौन सा मनाया गया। 2018 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया है, अभी न्यूज़ में था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड जो टॉलेस्ट एक टावर बनाए मूर्ति बनाई गई है, कहाँ पर, तो ये गुजरात के अंदर बनाया गया है। अब इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये डेडिकेटेड जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किसके नाम के लिए बनाया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है। जो जिस टाइम इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 563 प्लस जो यहाँ पे हमारे प्रोविंस थे, ठीक है। तो इन सभी को मिला के एक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन राष्ट्र में बनाया गया था। उसके बाद अलग अलग कमेटी बनी, उसके बेसिस पे 14 राष्ट्र, 6 यूनियन टेरेटरी वगैरह आगे अदर चीज़ें से बने गई। तो बट इनको यूनाइट करने का काम जो किया गया था, तो जो एक पीसी मेनन थे और केपी मेनन और सरदार पटेल, जिसमें सरदार पटेल का अहम रोल रहा था, जिन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी को अपनाया था कि बोला गया था कि या तो आप ज्वाइन करो अच्छे तरीके से तो हम शाबाशी देंगे, अगर नहीं तो बाई फोर्स करेंगे। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज करके ये बनाया गया था। अगर यूनिटी ऑफ स्टैचू की बात करें तो 31 अक्टूबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। ये इसकी हाइट अगर बात करें तो 182 मीटर है, जो कि लगभग 600 फीट के आसपास है। टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है।
इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज है, तो ब्रॉन्ज को क्लैडिंग का यूज किया गया है। और साथ साथ में अगर इसे बिल्ट कौन सी कंपनी में बनाया, तो लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा इसे बनाया गया है। वहीं पर आप एक क्वेश्चन बताइए कि जो हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, विस्टा प्रोजेक्ट है, उसको किसने बनाया है। स्कल्पचर की अगर बात, जो स्कल्पचर थे कौन थे, तो राम सुथार जो है, वी राम सुथार के द्वारा इसे बनाया गया था। और ये लगभग 4 साल में बना, 2014 से 2018 के बीच में बना था। तो बाकी ये दिखता है। और ये कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी के तट पे बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम जो है वहीं पे ये चीज़ बनाई गई है। तो ये एक मनोरम दृश्य है। ये रहा हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये आपका जो नर्मदा डैम है इसके ऊपर ये बनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, आइनी एयरवेज हाल ही में जो न्यूज़ में था, जो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट एयरवेज था, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ए अफगानिस्तान, बी तजाकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान और डी ईरान। तो कहाँ पर है, तो ये तजाकिस्तान में है। अभी जो ये क्या हुआ था कि 2002 के अंदर इंडिया और तजाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड ताजिकिस्तान, इंडिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, या आप कहें कि एक एग्रीमेंट हुआ था, जो कि लगभग 20 साल के लिए था। ये 2022 में एंड हो गया था, बट इनका ऑपरेशन जो है एंड हो गया था, बट ये अभी कंटिन्यू नहीं हो पाया था। इसकी वजह से अब ये यहाँ से लोकेट गया। तो यहाँ से जो इंडियन एयरफोर्स जो है वहाँ से ऑपरेशन बंद कर दिएगा, और यहाँ की जो एयरबेस है बाइंड अप कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा तजाकिस्तान में। और एनी एयरबेस कहाँ पर है, इसको फरकूर एनी एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि एनी बेस कहाँ पर है, तो मैप लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये आपके बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये 2002 के अंदर इसमें स्ट्रेंथन किया गया था सेंट्रल। और इसका फ़ायदा क्या था कि इससे हमें क्या होता है कि अगर मैप में देखेंगे कि ज्योग्राफिकल एडवांटेज था, साथ साथ में हमें इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, ताकि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न बॉर्डर जो है हमारा, वहाँ पे हम अपनी जो एक मजबूत स्थिति रख सकते हैं। इसके लिए ये एनी एयरबेस इंपॉर्टेंट था। देखिए ये हमारा तजाकिस्तान, ये इधर हमारा चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, और नीचे पाकिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान इधर हो गया, उज्बेकिस्तान है, और ये कजाकिस्तान है। तो मैप बेस भी है कि क्वेश्चन है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान से कौन कौन से कंट्री का बॉर्डर चलता है। तो एक आपका किर्गिस्तान हो जाएगा, दूसरा चाइना हो जाएगा, तीसरा आपका इधर से तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, और यहाँ से अफ़गानिस्तान। ये लगभग 4 कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैस्पियन सी ये हमारा हो गया। कैस्पियन सी की अगर बात करें तो कजाकिस्तान की जो चलती है, लेकिन उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान का बॉर्डर इसके साथ शेयर नहीं होता है, ठीक है। यहीं पर एक अराल सी भी है। तो आप लोग देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंडिया जो हाल ही में जो अपना जो फर्स्ट एयर शिपमेंट किया है कि 2 जो जीआई टैग प्रोडक्ट है लेमन का, उसको भेजा है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो वो कौन कौन से 2 वैरायटी है, तो देखते हैं। तो इंडियन लाइम फ्रॉम कर्नाटका एंड पुलाई कुंडी लाइम फ्रॉम तमिलनाडु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीआई टैग प्रोडक्ट क्या होता है, जीआई टैग जो, अगर हम जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग प्रोडक्ट क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस जो होता है, पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए एक जो आपका नेचुरल और रियल और कहीं जो एक इंडिजीनियस, एक स्पेसिफिक या इंडिजीनियस जो वैरायटी, जो इसके जो फीचर्स होते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। और ये लगभग 10 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उसका प्रोटेक्शन कर सके, कंजर्वेशन हो सके, और जो ट्रेड वगैरह उसका अच्छे से एक्सपोर्ट हो सके। क्योंकि जो जीआई टैग प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में भी इसकी डिमांड रहती है। तो यही है, तो इंडी लैम फ्रॉम कर्नाटका और पुलियांडी फ्रॉम तमिलनाडु। तो अभी जो हाल ही में इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसी को लेके ये पहला एग्रीमेंट से शिपमेंट भेजा गया है यूके के अंदर। तो यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में देख लिए, लगभग 10 साल के लिए ये दिया जाता है वही। और कर्नाटका का है और पुलियांडी लैम तमिलनाडु का है। इसमें क्या होता है, ये अपने यूनिक फ्लेवर, ओरामा और हाई जूस जो है इनके कंटेंट के लिए जाना जाता है। और साथ साथ में इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसको इम्प्रूव मिलेगा। ये हमारा जो लेमन हो गया। वहीं पे अगर इसके बाद साथ साथ देखें तो जो घरवाली एप्पल है,
और जो एप्रीकोट फ्रॉम कारगिल जो है इसको भी हम लोग सऊदी अरेबिया में कुवैत कतर यहाँ पे भेज रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग वैरायटी के लिए जाना जाता है, अपने स्वाद के लिए और अरोमा के लिए जाने जाते हैं, ताकि जीआई प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। अगला है जो क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 जो रिसेंटली रिलीज किया गया है, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, या वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो देखिए चारों के चारों इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही जो इंस्टीट्यूशन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि जब से जो क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन जो है, ये जो वेल्थियर लोग हैं, जो वेल्थियर लोग हैं, उनका जो एमिशन में रोल सबसे ज़्यादा है। लगभग 40% एमिशन का रोल जो है उन्हीं लोगों के जो वेल्थियर है उनके लिए किया जाता है। जैसे ये देखिए कि बॉटम के जो 50% है वो कितना कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं 10%, और जो प्राइवेट ओनरशिप इस पे कितना है? 30%। वही मिडल अगर बात करें तो कितना है? 43% आपका कंजम्पशन है और 20% जो आपका ओनरशिप है। वहीं अगर यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि लगभग टॉप 10% है, 47% कंजम्पशन करते हैं, और साथ साथ में 77 जो प्राइवेट ओनरशिप है एमिशन के अंदर। तो ये यहाँ से क्लाइमेट रिपोर्ट से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025, इंडिया का कौन सा रैंक रहा है फॉरेस्ट एरिया में और कार्बन सिंक में? तो राइट आंसर होएगा कि जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर 9th है, और कार्बन सिंक के मामले में इंडिया का रैंक 5th है। तो 9 और 5 याद रखिएगा, कार्बन सिंक में 5, और ओवरऑल फॉरेस्ट जो एरिया है उसके अंदर कितना है? 9वां रैंक है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट रिपोर्ट 2025 जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कवरेज, कार्बन शॉर्टेज, इन सब की बात की है। तो 9th इन फॉरेस्ट एरिया, अगर फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से देखें तो इंडिया को वर्ल्ड में 9वां रैंक दिया गया है, और साथ साथ वहीं अगर कार्बन सिंक की बात करें तो 5th इनको इंडिया को 5th रैंक दिया गया है ग्लोबल रैंकिंग के अंदर। ठीक है, इसमें कार्बन एमिशन की अगर हम बात करें तो लगभग 32% अर्थ एरिया पे अगर हम बात करें तो हमें फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट फॉल लूज हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो 10 मिलियन हेक्टेयर जो लूज हुआ है 1990 से लेकर 2000 के बीच में, और 4.1 मिलियन हेक्टेयर जो 2015 से 2025 के बीच, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो जो फॉरेस्ट एरिया है डिक्लाइनिंग पोजीशन पे है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इंडिया के हिसाब से, तो 25.17 के आसपास हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का। ठीक है, चलिए ये रहा, ये मैंग्रोव एरिया में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। लगभग 19 स्टेट और यूटी की बात करें तो लगभग 33% में फॉरेस्ट कवर है। वहीं 8 स्टेट की बात करेंगे तो इसमें लगभग 75% फॉरेस्ट कवर है, जिसमें कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन हैं वो सारे आते हैं, और हमारे जो आइसलैंड जो है वो इसके अंदर आते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 67% है टोटल एरिया का। डिक्लाइनिंग की अगर बात करें तो मिजोरम को छोड़ दे, उसके बाद बाकी जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे वहाँ पे डिक्लाइन, जो फॉरेस्ट एरिया को डिक्लाइनेशन हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट का कटिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल डिक्लाइनेशन हो रहा है। इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो जो 25.17 जो है हेक्टेयर लैंड है, और विद 21.76% जो है नेट फॉरेस्ट कवर है, और 3.41% की बात करें तो ट्री कवर है। अगर टोटल फॉरेस्ट की कवर की बात करें तो दो, एक होता है आपका ट्री कवर, कि जो अलग अलग पैचेस में जो ट्री रहते हैं वो कैसे हैं, एक होता है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट में के टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, जो घने जंगल वगैरह है, तो वो हमारा कितना है 21.76% है। और ट्री कवर की अगर हम बात करें तो 3.41% के आसपास हमारा टोटल ट्री, अगर दोनों को कंबाइन करें तो हमारा 25.17% टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया बन जाता है। माउंट एटना हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था, ये कौन सी कंट्री के अंदर है? ए इटली, बी ग्रीस, सी टर्की, या डी स्पेन? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एटना कहाँ पर है? तो ये
इटली का माउंट एटना एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। स्टार्टो वोल्केनो है जो सिसिली जो प्रोविंस है इटली का, वहाँ पे ये देखा गया था। यहीं पे हाल ही में जो एक्टिव वोल्केनो है जो इरप्ट हुआ है अभी, लार्जेस्ट इन द यूरोप का है, तो लार्जेस्ट इन द यूरोप है ये। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। इसमें अदर अगर बात करें तो इटना है, स्ट्रोम्बोली है जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ इटली या मेडिटेरियन सी, विसुवियस है, ये सारे एक्टिव वोल्केनो हैं इटली के अंदर। देखिए ये रहा हमारा छोटा सा राज्य, अगर बात करें तो ये हमारा इटली हो जाएगा, ठीक है, रोम जिसकी राजधानी, और इधर से एडियाटिक सी है, और ये से तैथेनियन सी है, और आयोनियन सी है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। और सिसिली प्रोविंस जो यहाँ पे इटनी है, यहाँ पे एटना है, यहाँ पे स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है, और यहाँ पे जो मोंटेनोवो विसुवियस वोल्केनो की बात है, मोंटेनोवो जो माउंटेन है ये यहीं पर है, और लार्डेलो माउंटेन भी यहीं पे है। तो ये मैप बेस्ड लोकेशन को आप लोग देख सकते हैं। अगला है अभी हाल ही में 8 जो सेंट्रल पे कमीशन अपॉइंट किया गया, तो ये किसको किया गया है, तो ए है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पुलक घोष, पंकज जैन या अश्वनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव तो आप जानते हैं कि रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है। पंकज जैन के बारे में बताइए कि ये कौन है अभी इंडिया में, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट को इन्होंने चेयर कर रहे हैं। तो जस्टिस रंजना देसाई प्रकाश जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इनको 8 पे कमीशन के बन के जो चेयरमैन इनको घोषित किया गया, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। 28 अक्टूबर को किया गया। ये लगभग 18 मंथ के बाद ये अपने रिपोर्ट करेंगे, जो 1 जनवरी 2026 से ये रिकमेंडेशन जो है लागू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो ये है कि एवरी 10 ईयर पे क्या होता है, ऐसे तो पहली बार कब होता है तो 1946 में होता है, और हर 10 साल के बाद ये पे कमीशन बनाया जाता है। और एडवाइजरी बॉडी होते हैं, नो मैंडेटरी नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो रिव्यू करता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वगैरह जो होता है इससे रिलेटेड। तो 7th पे कमीशन की अगर बात करें तो जस्टिस A.K. माथुर जो थे, इन्होंने कहा था, इसने 1800 एंड पेंशन को 9000 ऐड करके 1 लाख टू 1 करोड़ करने की बात कही गई थी 2016 के अंदर, ठीक है। तो ये बाकी रिवाइज पे कमीशन क्या होगा, तो ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि मेनली देखिए कि 8 पे कमीशन क्या होगा, कि जो इसका जो मेनली है कि जो पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, अदर अलाउंस हो गया, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, थोड़ा सा नहीं कि लगभग डबल या डबल से थोड़ा 60% के आसपास जो है इनकम बढ़ेगा। तो ये सारे 8 पे कमीशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वहाँ पे ये चीज़ें लागू होगी। अभी हाल ही में अभी देख भी रहे होंगे कि अभी बिहार के अंदर भी, अदर स्टेट के अंदर भी बारिश का माहौल है। तो मोन्था स्ट्रॉम जो है, साइक्लोन जो है, तो ये तो इसका जो नाम रखा गया मोन्था, ये किसके द्वारा रखा गया है, तो ए ऑप्शन है इंडिया, बी बांग्लादेश, सी थाईलैंड और डी म्यांमार। तो किसके, थाईलैंड के द्वारा रखा गया। मोन्था का मतलब होता है स्वीट फ्लावर्स इसका मतलब होता है। जो अभी हाल ही में साइक्लोन चला, जो अभी उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल में, ये कहाँ पर आया था, तो बे ऑफ बंगाल में ये जनरेट हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, थाईलैंड में मोन्था के द्वारा किया गया है। इसे सजेस्ट बाय इसके किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड जो एस्केप पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, इसके में लगभग 13 कंट्री आते हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो वो इन लोगों का इसका नामकरण रखते हैं मोन्था, रेफर टू द फ्लावर इन द थाई लैंग्वेज से क्या कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है। तो ये साइक्लोन जो साइक्लोन का जो लो प्रेशर एरिया होता है, जिसे हम लोग आई कहते हैं, साइक्लोन का आई बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर जो होता है, एयर या मॉइस्चर के कंटेंट ये ऊपर उठते हैं, ऊपर को उठने के ऐसे करके ये, क्योंकि यहाँ ओशियन में उठते हैं, ओशियन से ये मॉइस्चर लेते हैं, मॉइस्चर लेके ये डेवलप होते होते ऐसी तरह के एक साइक्लोन का फॉर्म ले लेते हैं। और यहाँ का अगर प्रेशर दिखेगा तो यहाँ अपवर्ड होता है मोमेंट, लेकिन जो आई होता है, आई में अगर देखिएगा तो वार्म एयर जो होता है सबसाइडिंग होता है, यानी कि नीचे की ओर एयर आते हैं, ना कि अपवर्ड। यहाँ जो होता है अपवर्ड एयर मूवमेंट होता है। तो ये इस तरह का, ये एनसीईआरटी का ही एक फिगर है। तो आप लोग देख लीजिए कि आउटफ्लो कैसे हो रहा है और इनफ्लो कैसे हो रहा है। टाइप ये, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग स्टेट में, जैसे अलग अलग एरिया में तो किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे टाइफून, अगर टाइफून्स की बात करें तो नॉर्थ
वेस्ट पैसिफिक ओशियन और वेस्ट ऑफ डेटलाइन के कहा जाता है। हरिकेन की अगर बात करें तो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन, और ईस्ट जो होता है यहाँ पे कहते हैं अमेरिका वगैरह का जो साइड होता है वहाँ पे इसे हरिकेन नाम से। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है जो पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है, इस एरिया में जो भी चीज़ें आते हैं उसे साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। सीवियर साइक्लोन कहा जाता है तो नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर जो साइक्लोन होता है कहा जाता है विली विली। अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो साइक्लोन है तो उसे विली विली कहते हैं। और टोर्नेडो जो साउथ अमेरिका के अंदर आते हैं उसे टोर्नेडो कहते हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका के अंदर जिस एरिया में जो साइक्लोन वगैरह आते हैं उसे क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का अगर बने तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंडीशन क्या होता है, वार्म ओशन वाटर होना चाहिए लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, जो कि एनर्जी का सोर्स होता है। कोरियोलिसिस फोर्स होना चाहिए जो रोटेट करता है नियर एक्वेटर के आसपास, ये कोरियोलिसिस फोर्स नहीं होता। जैसे कि देखिएगा तो ये हमारा अर्थ हो गया, तो यहाँ जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो यहाँ जो 5 डिग्री के आसपास होता है यहाँ कोरियोलिसिस का अभाव होता है, जिसके कारण यहाँ नहीं डेवलप हो पाता है साइक्लोन। बट इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स भी अवेलेबल होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब हो जाता है कि हाई टेम्परेचर होगा आपका। लो प्रेशर का मतलब हाई टेम्परेचर होगा जिससे कि एयर मूव करेगा। हाई ह्यूमिडिटी का जिससे कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है। लो वर्टिकल विंड में वेरिएशन नहीं होता है जिससे कि साइक्लोन इंटैक्ट रहते हैं। अपर एयर डाइवर्जेंसन जो अलाउ होता है कंटिन्यूसली। अगला क्वेश्चन है दो एपेक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, जो अभी हाल ही में एपेक्स समिट हो वो कहाँ पर हो रहा है, तो ये बुसान जो साउथ कोरिया है वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सॉरी गुजांग साउथ कोरिया, गुजांग प्रोविंस जो है साउथ कोरिया का, वहाँ पे ये हो रहा है अभी। ठीक है, तो सिटी ऑफ गुजियांग साउथ कोरिया है ऑफिशियली जो यहाँ पर 2025 का जो एपेक्स समिट हुआ है। और यहीं पे जो इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो है इसमें जो इंडिया के साथ जो हमारा रिलेशन अच्छा है और हम ट्रेड रिलेशन को आगे और भी बेटर करेंगे, इससे बात कही गई है। तो 2024 में एपेक्स समिट कहाँ हुआ था, तो लीमा पेरू के अंदर हुआ था, और 2025 का साउथ कोरिया के अंदर हुआ है। ठीक है, इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। इंडिया अगर हम बात करें तो एपेक का मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।